चलिए देखेंगे जो हम लोग का बचा हुआ जो था कि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे, उसके अंतर्गत 107 प्रश्न तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे, है ना। 107 के बाद जो अगला प्रश्न है 108, इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी और मिलान करते चलेंगे। 108 नंबर जो सवाल है वो कहता है सूची 1 में है घटना और सूची 2 में है तिथि। तो कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार कब हुआ था? हाँ, तो 15 से 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला का अधिकार हुआ था। फिर काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी? 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। और पलासी पलासी का युद्ध हो गया कब? तो 23 जून 1757। हाँ ठीक है। कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार 15 से 20 जून 1756, काल कोठरी 20 जून 1756, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 और पलासी का युद्ध 23 जून 1757। चलिए प्रश्न है कि बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग यानी कि युद्धों के अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें, यानी कि कौन सा जागीर था? 24 परगना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 110वां है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों ले गया? हाँ, वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। सारे लोग बोलते रहिएगा, जितना बोलेंगे जितना गलती करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है। ज़्यादा होशियारी मत दिखाइए कि हम शांत रहेंगे तो ज़्यादा याद होगा। अगला है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते तथा उन्हें शारीरिक यातना देते। कौन कहा था? मीर कासिम ने कहा था। कथन याद रखिएगा। प्रश्न है कि बंगाल के किस चुनाव ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक कर एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया? कौन सा? मीर कासिम जो था बंगाल के नवाब था जो 2 वर्ष के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक कर और चुंगी जो था वो खत्म कर दिया था। 113 नंबर प्रश्न है कि क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुआ था, इस कथन पर विचार कीजिए, क्या सही है क्या गलत है? सब सही है, यानी कि 1 और 2 और 3। यानी कि कहता है कि शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के जिले दे दिए गए पहला इलाहाबाद संधि के तहत। दूसरा कहता है कि कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दिला दिया गया और हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई। ABC यानी कि तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 114 नंबर प्रश्न है कि इलाहाबाद के द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुआ था, किसके बीच में हुआ था? इलाहाबाद की संधि, हाँ, तो क्या हो गया कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि कर्नल स्लाइव का गद्दा या सियार की संज्ञा किसे दी गई? मीर जाफर ने दिया। अगला है कि कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी कि फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? हाँ, मुबारक-उद-दौला, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भुस्से से भरे एक बैताल के रूप में, मतलब नहीं कहता दिमाग में भुस्सा भरल है क्या, यहीं से निकल के आया मुबारक-उद-दौला। प्रश्न है कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोना की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। यह वह किसके लिए प्रयुक्त है, यानी कि वह किसको कहा गया है?
मीर जाफर को कहा गया है कि भारत जो है वो जितना लूट सकता है उतना लूटो, और मीर जाफर क्या है तो सोने की एक थैली है, उसमें जितना चाहो उतना हाथ डाल लो, यानी कि मीर जाफर को जितना मन था उतना सब लूट रहा था। प्रश्न 118 कि किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? डिंडीगुल में हैदर अली। डिंडीगुल कहाँ है? कल पढ़े थे, डिंडीगुल कहाँ है? तमिलनाडु का एक जगह है। हाँ। प्रश्न है किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो आरकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? हैदर अली का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। प्रश्न है एक तरफ सूची 1 है युद्ध और दूसरे तरफ है सूची 2 संधि। अब सुधार करना है तो बताइएगा। प्रथम मंगल मैसूर युद्ध जो कि 1767-69 में हुआ, कौन सी संधि हुआ था पहला में? मद्रास की संधि। हाँ। दूसरा है द्वितीय मंगल मैसूर युद्ध जो कि 1780-84 में हुआ, मंगलौर की संधि। तीसरा है तीसरा मंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना। इसके लिए हम अक्सर एक ट्रिक बताते रहे, ममा श्री एक नाम याद रखिएगा, ठीक है। ममा श्री, म से मद्रास, मान से मंगलौर और श्री से श्रीरंगपट्टनम, ये तीनों आपका मंगल मैसूर युद्ध का संधि है। 1767-69 में पहला संधि होगा मद्रास के रूप में, दूसरा होगा मंगल मैसूर युद्ध 80 से 84 मंगलौर के रूप में, और तीसरा होगा श्रीरंगपट्टनम के रूप में 90 से 92 में। चलिए 121 का आंसर करेंगे। पुनः क्या है कि युद्ध है और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है, तो पहला में कौन रहेगा? प्रथम मंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ ने किया। दूसरा मंगल मैसूर युद्ध के समय जनरल आयरकुट था। तीसरा मंगल मैसूर युद्ध के समय मेजर जनरल मेडोज था, और चौथा मंगल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट था। हाँ, अब इस चीज़ को रिपीट कीजिएगा। पहला मंगल मैसूर युद्ध जो हुआ कब हुआ था? 1767 से 69 में, ठीक है, जिसके तहत मद्रास की संधि हुई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ हुआ। खाली सुनिएगा, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा मंगल मैसूर युद्ध हुआ जो कि 1780 से 84 में हुआ, मंगलौर की संधि हुई और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल आयरकुट ने किया था। तीसरा मंगल मैसूर युद्ध जो कि 1790-92 के बीच में हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और मेजर जनरल मेडोजा नेतृत्व कर रहा था। जबकि चौथा मंगल मैसूर युद्ध जो कि 1799 के आसपास में चल रहा था, जो कि जिसमें कोई संधि नहीं हुई थी, डायरेक्ट सहायक संधि के रूप में बिलेजली ले लिया था, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया? तो जनरल स्टुअर्ट ने किया था। क्लियर? आइए। हाँ, कभी कभी पूछता है आपको चौथा, खास करके चौथा वाला ज़्यादातर पूछता है, ठीक ना। एक बार लुसेंट में आपको बॉक्स में दिया होगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 122 नंबर। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? 122। द्वितीय मंगल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। दूसरा मंगल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। हाँ, मंगलौर की संधि। अगला है 123 की द्वितीय मंगल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास के गवर्नर कौन थे? मद्रास का गवर्नर, तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकिल। क्या है? लॉर्ड मैकिर्ने। इंद्रकांत, वाईफाई बंद कर दिया क्या? वाईफाई वहां से बंद कर दिया? चालू कर दो। हो गया। हाँ, 123 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड मैकिर्ने। अगला है 124। कहता है कि द्वितीय मंगल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, जो भी अभी प्रश्न पूछ रहे थे ना कि गवर्नर जनरल याद करना पड़ेगा, आ गया ना, पूछता है गवर्नर जनरल, ठीक है। अगला है कि टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तो क्या क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा।
टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ गया और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ गया। ये 3 कथन याद रखिएगा। किस संधि के तहत? श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध में हुआ था? तीसरा अंगल मैसूर युद्ध। हाँ, 126 देखेंगे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया? किसके साथ संपर्क किया था? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। अगला प्रश्न है 127 के टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन पे विचार करना है टीपू सुल्तान का। कितना आंसर हो जाएगा? जी बोलिए ना। हाँ जी, 127 देखेंगे। 127 क्या कहा कि टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करेंगे। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। हाँ, चारों सही हो जाएगा। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत कर दी। टीपू ने माप तौल के लिए एक नए पैमाने को अपनाया। साथ ही साथ कहा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने नागरिकों को नागरिक टीपू विहित करने लगा। तो ये चारों ऑप्शन सही है। 128 तीसरा अंगल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, इसको याद रखेंगे। कौन था? ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। ठीक है, तीसरा अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1792 के आसपास में हुआ था। उस समय क्या हुआ कि जो 4 गो पक्ष जो था वो टीपू सुल्तान के विरुद्ध हो गया था। ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। 129, हाँ 90 से 92 के बीच में। चौथा अंगल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ, इस पर विचार करना और कौन सा सही है वो बताना है, बताइएगा। तो कहता है कि इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। ठीक है, तो ये तीनों सही है। यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 है ना, वोडेयार वंश वाला, ये प्रश्न भी बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ है। ठीक है, बिहार दरोगा मेंस में ये प्रश्न पूछा हुआ कि वोडेयार का शासक किसको बनाया गया था। तो ये चीज़ भी, जहाँ पर अगर कथनात्मक वाला प्रश्न मिलेगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कथन वाला प्रश्न आपको सेम टू सेम आएगा कहीं पर, मगर उस कथन में दिए गए जो प्रत्येक कथन होता है उससे भी संबंधित प्रश्न आपको दिखाई देंगे। कभी कभी आप सुने होंगे कि जैकोबियन क्लब का स्थापना कौन किया, है ना, स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगवाया। तो अभी जस्ट ऊपर वाला जो एक प्रश्न पढ़े थे उसमें देखिए 3-4 प्रश्न छुपा हुआ था। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए 130 नंबर कहता है कि किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों का वो तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। किसका कथन है? टीपू सुल्तान का है। अगला है कि किसकी अत्यंत प्रिय भुक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, है ना। हाँ, टीपू सुल्तान। ठीक है, 132 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके बताइए, देखिए क्या सही है। तो 132 कहता है कि सबसे पहला कहता है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जो कि 1469 से 1538 तक थे, मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। अब देखिएगा यहाँ पर हर एक पॉइंट में आपका अलग अलग प्रश्न मिलेगा, तो ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ एक प्रश्न। यहाँ से देखिए हम प्रश्न सबको निकालेंगे। ठीक है, पहला कथन में देखिए क्या कह रहा है कि सिखों के पहला गुरु नानक देव, एक प्रश्न। दूसरा, किस बादशाह के समय में ये समकालीन थे, तो मुगल बादशाह। जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी या ननकाना में। यहाँ से 3 प्रश्न आपको मिला। दूसरा कथन देखेंगे, सिखों के दूसरा गुरु अंगद देव, इनका मूल नाम लहना। ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि लहना किसका नाम था, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गुरु अंगद का। तीसरा कथन क्या कहता है कि अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया जिस पर अमृतसर नामक तालाब बनवाया गया। यहाँ से आपको 3 प्रश्न। सिखों के चौथे गुरु कौन? रामदास। सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन कौन दिया? अकबर दिया।
सिखों के चौथे गुरु रामदास ने अमृतसर नामक तालाब कहाँ बनाया? तो जो अकबर ने जमीन दिया था उस पर बनाया। क्लियर जी। उसकी बेटी वहाँ पर थी बीबी भानी, वो सबसे संबंध करके वो लोग दिया था। बाकी उस पर चर्चा करेंगे जब डिटेल पढ़ेंगे तब, पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए। आगे चौथा क्या कहता है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रश्न निकलेगा। सिखों के पांचवा गुरु कौन? अर्जुन देव। अर्जुन देव ने क्या किया? अमृतसर में हर मंदिर जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं उसका नींव रखा। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया। वंशानुगत उत्तराधिकार प्रचलन कौन किया? अर्जुन देव किया। शाहजादा खुसरो की मदद किया, है ना। अब यहाँ से देखिए कितना सारा प्रश्न निकला, कम से कम 4 गो। सिखों के पांचवा गुरु अर्जुन देव। हरमंदिर साहब का नींव कौन रखा? अर्जुन देव। गद्दी पद को वंशानुगत कौन बनाया? अर्जुन देव। शाहजादा खुसरो की मदद कौन किया? तो अर्जुन देव। 4-5 गो प्रश्न है ना। तो ये सब चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। हाँ, और पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि भी दिखाया, मतलब कि राजनीति में एंट्री मार गए अर्जुन देव। तो यहाँ से ये सब प्रश्न हम लोग को याद करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हम उस क्वेश्चन से निकलने वाले सभी प्रश्नों को तोड़ेंगे और उस तोड़े गए प्रश्न से भी तोड़ करके हम उस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रश्न में करीब हम लोग 10 से 12 प्रश्न पढ़ लिए और याद कर लिए। तो ऐसे प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 133 कहता है किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजश्री वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? कौन किया था? अर्जुन देव। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा। सबसे पहला एक कर है, टैक्स है। कौन सा कर? दशांश धार्मिक कर। एक यहाँ से निकल गया कि दशांश धार्मिक कर कौन दिया था? तो अर्जुन देव। फिर वह कौन सा सिख गुरु था जिसने साधु वेश त्याग करके राजसी वस्त्र पहना? अर्जुन देव, है ना। ये प्रश्न निकला हमारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? देखिएगा, नहीं किया था। तो कौन सा पद्धति? धोखेबाजी। हाँ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बेलेजली ने धोखेबाजी नहीं किया, हमेशा सहायक संधि किया, समामेलन यानी कि सबसे मिलकर के काम किया, या फिर सीधे युद्ध किया, किसी से धोखाबाजी नहीं किया। अगला जो प्रश्न है हमारा 135 कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 135 का। तो देखिए, अब यहाँ से आप प्रश्न को निकालेंगे हम। ठीक है, ध्यान से खाली सुनिएगा कैसे निकलता है प्रश्न को। देखिए, पहला कहता है कि सिखों के छठा गुरु, एक प्रश्न आपको मिला, हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की। दूसरा प्रश्न निकला, अमृतसर की किलेबंदी किया। तीसरा निकला, सिखों को लड़ाकू बनाया। चौथा निकला। यानी कि यहाँ से हमको कितना निकला? 4 प्रश्न। कि सिखों के छठे गुरु हरगोविंद, सोइएगा नहीं कोई, ठीक है, मने मने अपने से बोलते रहिएगा, सोना नहीं है। छठा गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त की स्थापना कौन किया? हरगोविंद। अमृतसर की किलेबंदी कौन करवाया? हरगोविंद। सिखों को लड़ाकू कौन बनाया? हरगोविंद बनाया। हाँ, अब दूसरा कथन देखिए क्या कहता है कि हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ से देखिए प्रश्न निकलेगा, हरगोविंद कौन? छठा गुरु। छठा गुरु जो है ये अपना अंतिम जीवन कहाँ बिताया? तो पहला तो कि कश्मीर के पहाड़ी में। कश्मीर के पहाड़ी में वो जगह कौन सा? तो कीरतपुर। ठीक है, और हरगोविंद की मृत्यु कहाँ हुआ? तो कीरतपुर। ये प्रश्न हमसे निकला, 3-4 प्रश्न यहाँ से निकला। अब अगला देखेंगे तीसरा कथन। तीसरा कहता है कि सिखों के 9वां गुरु तेग बहादुर। एक प्रश्न, मूल नाम त्यागमल। 2 प्रश्न। और तीसरा कि सच्चा पातशाह की उपाधि धारण किया। 3 प्रश्न। इस कथन से हमें कितना मिल रहा है? 3 प्रश्न मिल रहा है कि सिखों के 9वां गुरु कौन? तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल। 9वें गुरु जिसने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण किया। इतना प्रश्न हमें मिला यहाँ से। अब आगे देखिए, चौथा जो कहता है, चौथा कहता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी एवं उनके शहीद स्थल पर शीशगंज द्वारा दिल्ली बनवाया था। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, मुगल बादशाह औरंगजेब तेग बहादुर की हत्या। तेग बहादुर कौन से नंबर का गुरु? 9वें नंबर का गुरु, है ना। तो तेग बहादुर की हत्या कौन करवाया? औरंगजेब करवाया। उसका सही,
हाँ सॉरी, औरंगजेब ने करवाया। उसके बाद जो है कि तेग बहादुर का शहीद स्थल कहाँ है, तो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में। यहाँ से हमें 2 प्रश्न मिल गया। तो ये और इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए 136 नंबर कहता है कि सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिर रे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। किसका है, तेग बहादुर का। अगला है कि किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी कि बकला के बाबा कहा जाता है, तेग बहादुर को ही कहेंगे बाकला दा बाबा। 137 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है 138, देखिएगा यहाँ से भी प्रश्न निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कहता है कि सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के बारे में क्या संबंध सही है। तो पहला तो आपका प्रश्न में ही प्रश्न है कि सिखों के 10वां और अंतिम गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिए कथन पहला कहता है बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, ठीक है। मखोबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया, यानी कि आनंदपुर जो मखोबल स्थान है वहाँ पर इनको गुरु बनाया गया। फिर 1699 में खालसा का आदेश यानी कि सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। फिर उन्होंने पाहुल प्रथा यानी कि जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण की प्रथा का आरंभ किया, यानी कि खालसा का आदेश, पाहुल प्रथा और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, ये सभी जो है सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डी 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 ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। चलिए 139 में आएंगे। कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की रचना कौन सी है, दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र चरित्र नाटक और जफरनामा, यानी कि सभी। तो यहाँ पर देखिए अब जैसी सभी बोले ना तो सभी मत बोलिए, आप लोग उसी चीज़ को रिपीट कीजिए कि दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, ठीक है। हाँ, सभी के फेरा मत ले रही है, सभी या फिर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। हमें उस चीज़ को, ये हमारा 10th का एग्ज़ाम नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन वैसा ही पूछेगा, हमारा एग्ज़ाम थोड़ा हटके है, ठीक है। इसलिए उस चीज़ को हम प्रश्न को अक्सर कह रहे हैं कि तोड़िए। जैसे ही बोला गुरु गोविंद सिंह की रचना तब हमें ये चारों याद रखना है, ऐसा नहीं कि यही सेम टू सेम प्रश्न देगा। अब हमको याद रखना है कि जफरनामा का रचना कौन किया, गुरु गोविंद सिंह किया। विचित्र नाटक के रचयिता कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। दशम ग्रंथ किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह है। चंडी चरित्र के लेखक किस सिख गुरु ने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने दिया। तो ऐसे हमें प्रश्न को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा हट के करना पड़ेगा। आइए 140 नंबर में आते हैं। कहता है कि किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था। मुखलिसपुर में कौन बनवाएगा, बंदा बहादुर, जिसे वीर बंदा बैरागी भी कहा गया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या हुई थी, किसने किया था, करवाया था, फारुखसियर के कहने पर बंदा बहादुर की हत्या कर दिया गया था। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने किया, कपूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना किया। अगला है कि रंजीत सिंह 1792 से 1839 तक इन्होंने शासन किया था। कहता है कि अपने शासन काल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, जो उनके द्वारा विजित स्थानों का काला क्रमानुसार यानी कि कब कब कैसे जीता जो। तो 143 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और कश्मीर। तो इनका काल क्रमानुसार जो जीता गया प्रदेश है, पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा, फिर कश्मीर, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखिए। प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण किया था। महाराजा की उपाधि कौन धारण किया था, तो 144 का सही आंसर हो जाएगा लाहौर। अगला है 145 कि रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। अमृतसर विजय अभियान। हाँ, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बनेगा कि रंजीत सिंह को किस अभियान के तरफ जमजमा नामक तोप मिला, ये तो हमारा प्रश्न है। दूसरा क्या बनेगा कि अमृतसर विजय अभियान के समय रंजीत सिंह को कौन सा तोप मिला था या किस नाम का तोप मिला था। तो क्या मिलेगा, जमजमा मिलेगा। अगला है 146 रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर यानी कि पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने थे जो कह रहा है भंगी मिसल से।
यानी कि रंजीत सिंह खुद जो थे सुकरचकिया मिसल के थे, मगर लाहौर और अमृतसर को छीने किससे, तो भंगी मिसल से, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक साथ आपको 3-4 प्रश्न मिलेंगे। कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 147 बताइएगा। हाँ भंगी मिसल, भंगी मिसल, ठीक। हाँ मिसल, टोटल मिसल कितना था जी, 12 मिसल हुआ करता था, ठीक है। उन 12 मिसल में से कुछ मिसल इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सुकरचकिया मुख्यतः याद रखिएगा, रंजीत सिंह वाला, ठीक है। चलिए आइए 147 का आंसर करेंगे। पहला देखेंगे, अमृतसर की संधि 1809 में किसके साथ है, लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपड़ की संधि 1831 किसके साथ है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। त्रिपक्षीय संधि 1836 किसके साथ है, लॉर्ड ऑकलैंड और शाह सूजा। हाँ अब देखिए यहाँ पर आपको 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला कि अमृतसर की संधि, ये संतोष कौन है जी, 12 रजिस्टर कर रहा था, बाहर जाते। अमृतसर की संधि क्या है, 1809, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। तो पहला यहाँ से देखिए प्रश्न क्या है, अमृतसर की संधि कब हुई, 1809। अमृतसर के संधि किसके साथ हुई, अंग्रेज गवर्नर कौन, तो लॉर्ड मिंटो। यहाँ से 2 प्रश्न निकल गया। अगला सुनिए, रोपड़ की संधि, रोपड़ की संधि कब हुआ, 1831। रोपड़ की संधि के समय गवर्नर कौन था, तो विलियम बेंटिक। हाँ फिर कहता है त्रिपक्षीय संधि, त्रिपक्षीय संधि कब हुआ, 1836, गवर्नर कौन, तो लॉर्ड ऑकलैंड और मुगल बादशाह शाह सूजा। तो हाँ ऐसे याद रखना है हम लोग को। चलिए 148 पे आइएगा। 148 कहता है कि रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई। आंसर करेंगे सतलज नदी। हाँ तो अब यहाँ देखिए किसके किसके बीच है, रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में, यानी कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ, तो रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच में। अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 में हुई। अमृतसर की संधि के तहत 2 राज्यों के बीच का सीमा कौन सा नदी, तो सतलज नदी, है ना। इतने सारे प्रश्न हमें मिल गए। अगला 149 कहता है कि रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिनमें शामिल थे 149 का, तो आपका बंतूरा, ओलार्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और ए.बी. टेगल। यानी कि ये रंजीत सिंह के जो सभी भी प्रशासनिक क्षेत्र था वो सभी, बंतूरा, ओलैंड, क्या है, अलॉर्ड, कोर्ट एवं गार्डनर और ए.बी. टेगल। चलिए आगे है कि पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे, पंजाब के सिख राज्य का संस्थापक रंजीत सिंह। हाँ अगला है 151 की प्रथम सिख ओंगल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय ओंगल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था। बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है। दलीप सिंह। देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम ओंगल सिख युद्ध कब होगा, 1845-46 में होगा। दूसरा ओंगल युद्ध कब होगा, 1848-49 में होगा। दोनों के समय में पंजाब का शासक कौन था, तो था दिलीप सिंह, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से 3 प्रश्न दिख गया। पहला क्या, पहला ओंगल सिख युद्ध 45-46 से, दूसरा ओंगल सिख युद्ध 1848-49, शासक कौन, तो दिलीप सिंह। इतना मिल गया। आगे 152, ठीक है, उत्तराधिकारी था, दिलीप सिंह का उत्तराधिकारी था, ठीक है। मतलब या ये जो हाँ हाँ, और ये जो दिलीप सिंह था आखिरी में आया था। आगे देखिए 152, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। फिर से बढ़िया प्रश्न, एक साथ 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, मिलाइए इसको। लाहौर की संधि 1846, भैरावल की संधि 1846, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849। हाँ यानी कि दूसरा ओंगल सिख युद्ध के समय, है ना। तो यहाँ से लाहौर की संधि 1846, भैरावल की संधि 1846, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849।
आगे 153, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या दो गो प्रश्न आपका। पहला तो कि सिंध विलय के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था, तो एलनबरो। और सिंध विलय कब हुआ, तो 1843 में हुआ। हाँ, आगे सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। सिंध विलय कब हुआ था, अभी जाने 1843, 1843। हाँ चलिए 155 नंबर। हाँ 155 क्या कहता है कि बिलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों की कालानुक्रम बताइए। अब देखिए बढ़िया प्रश्न है, बताइए इसको। हाँ तो क्या कह रहा है कि बिलेजली के सहायक संधि स्वीकार करने वाले में सबसे पहले हैदराबाद, ठीक है, मतलब ये हैदराबाद हो गया, फिर मैसूर हो गया, फिर तंजौर हो गया, अवध हो गया, और फिर पूना के पेशवा हो गया। हाँ चलिए 156, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? किसका कथन है? लॉर्ड बेलेजली ने खुद कहा था। हाँ तो लॉर्ड बेलेजली ने कहा था। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? ये किसका है? कार्ल मार्क्स का है। नहीं कार्ल मार्क्स। हाँ तो देखिए प्रश्न बढ़िया है, सोच भी नहीं सकते आप। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप क्वेश्चन देखने के बाद सोच भी नहीं सकते थे। हाँ हम लोग अगर डायरेक्ट इसको देखते तो डायरेक्ट मार देते लॉर्ड बेलेजली, मगर देखिए कहाँ कार्ल मार्क्स का कथन है कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वह कंपनी द्वारा सुरक्षित हो गए या कंपनी के सहायक बन गया। ठीक ना, चलिए आगे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक? ध्यान से दीजिएगा आंसर। हाँ डुप्ले। भारत में जब सहायक संधि का बात करेगा तो फ्रांसीसी जो डुप्ले था उसने, ठीक है। बाकी भारत में लागू कौन किया था तब? बेलेजली, अंग्रेज के रूप में। अगला 159, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड बेलेजली ने। वही प्रश्न है 158 का ही विस्तारित रूप हो गया आपका, डिटेल कर दिया। आगे आइए 160 में। 160 कहता है सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित कीजिए इसको जरा। सॉरी। हाँ चलिए देखिए क्या कहा कि पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग, प्रथम मंगल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट, ठगों का दमन विलियम बेंटिक, और मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न नहीं है, 4 प्रश्न है, ठीक है। पहला, पिंडारियों का दमन कौन किया? लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम मंगल बर्मा युद्ध कब कौन किया? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। ठगों का दमन कौन किया? विलियम बेंटिक किया। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव कब आया? तो विलियम बेंटिक के समय में आया। तो इतना सारा प्रश्न हम जाने। आगे आइए, अगला है 161। यहाँ पर भी सुमेलित करना और यहाँ पर भी प्रश्न आपके बढ़िया हैं, देखिएगा। समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त, चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम मंगल अफगान युद्ध, लॉर्ड हार्डिंग। हाँ प्रथम मंगल अफगान युद्ध तो लॉर्ड ऑकलैंड ऑकलैंड। हाँ प्रथम मंगल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम मंगल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट डलहौजी, ठीक है। हाँ तो समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त किया है, जो है शुरू कौन करता है? लिटन। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जो है वो लिटन लगाएगा, समाप्त करेगा मेटकॉफ, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। फिर प्रथम मंगल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड, प्रथम मंगल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी।
चलिए आगे है कि गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, इसलिए तो इसने राज्य हड़प नीति शुरू किया था, है ना। चलिए आगे है कि डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का कालक्रमानुसार लगाइए। कालक्रमानुसार बताना है। हाँ, नागपुर, सतारा, संबलपुर और जयपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, सबका ईस्वी भी एक बार याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ईस्वी इसका। आइए आगे 164 फिर से सुमेलित करना। सुगौली की संधि 1816। प्रथम मंगल बर्मा युद्ध, प्रथम मंगल बर्मा युद्ध 1824 से 26। प्रथम मंगल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर कौन था? अभी पढ़े थे, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एमहर्स्ट। प्रथम मंगल बर्मा युद्ध के समय लॉर्ड एमहर्स्ट। अगला है दूसरा मंगल बर्मा युद्ध। दूसरा मंगल बर्मा युद्ध कब? 1852। और तीसरा मंगल बर्मा युद्ध 1885-86। हाँ, तो सुगौली की संधि 1816, प्रथम मंगल बर्मा युद्ध 1824-26, दूसरा मंगल बर्मा युद्ध 1852, तीसरा मंगल बर्मा युद्ध 1885-86। चलिए 165 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा क्या है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कौन सही कौन गलत? दोनों सही है, एक सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए क्या कहता है। पहला कथन है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वॉरेन हेस्टिंग था। जो रॉबर्ट क्लाइव था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था सिर्फ। ठीक है, प्रथम गवर्नर, ठीक ना। और दूसरा क्या कहता है कि विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वही कह देता वॉरेन हेस्टिंग्स, तो हो जाता हमारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए इसमें 4 गो प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर तो क्लाइव है, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक। फिर पूछेगा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिक। और एक पूछेगा भारत का वाइसराय पहला तो कैनिंग। फिर बोलेगा स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन। और फिर बोलेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या वाइसराय तो श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट इससे 6 गो प्रश्न निकलता है, 6 गो याद रखिए। 166 पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। अगला है 167, हाँ, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के संभव कारण नहीं था? आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। चलिए अगला है 168 कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा एक सत्य नहीं है? आंसर कीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, तो कौन सा सही नहीं है उसको जान लेते पहले। तो कहता है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी थी, ये चीज़ गलत है। सही क्या है वो जान लेंगे हम। तो कहता है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर पर शासन किया, सामंत का दमन किया और उसकी सेना जो है आधुनिक और मजबूत थी, संगठित थी। चलिए अगला प्रश्न क्या है 169 कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? क्या था? कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो याद रखिएगा कपास, रेशम, सोरा और अफीम हुआ करता था।
अगला और आखिरी नहीं, अगला प्रश्न है 170। प्रथम मंगल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ था? पहला में हैदर अली जीत गया था। पहला में संधि कौन सा हुआ था? पहला में संधि कौन हुआ था? मद्रास की संधि, ठीक है। आगे, प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। हाँ, तो ये हो गया आपका समाप्त। चैप्टर 1 जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा समाप्त हो गया, है ना। 171 क्वेश्चन था। इसका वीडियो भी आपको 2 पार्ट में मिल जाएगा। एक पार्ट अपलोड हो गया है, बस आप लोग को लिंक जब देंगे टेलीग्राम पे तो रिवीजन के तौर पे उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। 20, 40, 50 मिनट का वीडियो होगा, दुगना स्पीड करके भी आप देख लेंगे तो आपको बेनिफिशियरी रहेगा। फिर ये भी लगभग 40 मिनट का वीडियो हो गया है, दूसरा पार्ट, तो भी देख लेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 करके हम लिख देंगे टॉपिक वाइज, उसको उस तरह से जब लिंक दे देंगे तब देख लीजिएगा, ठीक है।